हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। 12th जैसा कि आपको पता है कि हमारे लेक्चर्स, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से। तो हमने आपको इसके बाद एक लेक्चर में पेपर के पैटर्न को बताया। अब जब आप पेपर का पैटर्न जान चुके हैं, क्या ब्लूप्रिंट है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स में करना है, तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्या, वो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम अब एक सीरीज चालू करेंगे जिस सीरीज में हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी हम जो लेके चल रहे हैं वो हम एमसीक्यू को लेके चलेंगे, जहां पर एक तरीके का आपका प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का हमने जो चैप्टर उठाया है वो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज 22 डेज के लिए, और चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहेगा। टॉपिक हमारा पूरा रहेगा क्योंकि अब तो सिलेबस फिनिश हो चुका है। अब तो हमें तैयारी करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमें लगातार अपने चैनल पे बने रहना है, क्योंकि अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी, गेस्ट पेपर की बात होगी, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देने वाला है, बता रहा हूं आपको 100%। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे भी, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो हमारे इस सीरीज को पाने के लिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, तभी आप फायदा उठा सकते हैं हमारे प्रैक्टिस पेपर का, हमारे मॉडल पेपर का, हमारे गेस्ट पेपर का, जो अब से लेकर के एग्जाम तक चलना है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अब बारी है कुछ कर दिखाने की और एग्जाम में नंबर पाने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा के लाइक भी करें, जिससे कि आपको देख करके हम मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा बात किए। और टॉपिक तो जैसे मैंने बताया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर उठाया मैंने आज, और इस चैप्टर पे कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं चलिए देखते हैं। आइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे एमसी क्वेश्चन दिया है कुछ खासकर 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन हमारा है, ovulation in the human female normally take place during the menstrual cycle। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ओव्यूलेशन है क्या। ओव्यूलेशन एक ओवम के रिलीज होने का प्रोसेस है, और हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते थे। 4 फेज, जिसमें पहला फेज आपका ब्लीडिंग फेज होता था, पहला फेज आपका ब्लीडिंग फेज होता था। देन सेकेंड फेज हमारा होता था फॉलिकुलर फेज, सेकेंड हमारा फॉलिकुलर फेज, एंड थर्ड हमारा होता था ल्यूटियल ओव्यूलेशन फेज, एंड लास्ट हमारा होता था ल्यूटियल फेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा कि ओव्यूलेशन कब होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑप्शन देता है पहले का, एट द मिड सेक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेशन फेज, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेशन फेज। जो फॉलिकुलर फेज है, इसी फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम होता है प्रोलिफरेशन फेज, यानी हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेशन फेज की बात करें, इस फेज में आपकी ओवम बनके तैयार हो जाती है। सिंपल सी बात है कि ओवम जब बनके तैयार हो गई तब उसको रिलीज होना पड़ेगा, और ये जो रिलीज हो रहा है ओवम, वो हमारा हो रहा है एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। याद रखने वाली बात है, प्रोलिफरेटिव फेज क्या हो रहा है, उसके एंड पे जब प्रोलिफरेशन हो जाएगा तब हमारा ओवम रिलीज होगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 14th से 15th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियल फॉलिकल regress into,
आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन after ovulation Graafian follicle regress into corpus artesia, corpus callosum, corpus luteum, corpus albicans। देखिए आप एक चीज रखिएगा याद, दो क्वेश्चन यहां पर है, कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस कैलोसम ये ब्रेन में पाया जाता है, तो ये आपको कंफ्यूज करता है। हम ब्रेन नहीं पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हैं, इसलिए हमें इस चीज को स्किप करना पड़ेगा ब्रेन से कि कॉर्पस कैलोसम नहीं होगा। ग्राफियन फॉलिकल रेग्रेस इनटू का मतलब यह है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाती है तो अब ग्राफियन फॉलिकल एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, इससे हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। तो ओवम रिलीज हुई, जो येलो बॉडी है रेग्रेस बॉडी, उसको हमने वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करती है और हमने इस बॉडी को नाम दे दिया क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपका आंसर होगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज, कह रहा है जब ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम रिलीज हो गई तो ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन का नाम पूछना है तो ये मेम्ब्रेन होती है कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा जो कि इसके बाहर पाए जाते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। तो यहां पर आंसर हमारा निकल के आता है कोरोना रेडियाटा, जो इनर मोस्ट लेयर है मैमेलियन एग की। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को टच करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए, सारी चीजें आपके सामने लर्न हो जाएंगी अभी के अभी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Which one of the following events is correctly matched with the time period in a normal menstrual cycle? एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या टाइम पीरियड है? क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ एग 5th डे। कह रहा क्या एग रिलीज हो जाती है 5th डे? नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एग रिलीज हो रही है 14th और 15th डे पे। एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 डेज। कह रहा है जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है वो 5 से, आप लोग अपने टिक करते चलिए, आंसर टिक कर चलिए, गेस करिए क्या आप बता पा रहे हैं। एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स 5 to 10 डेज। ठीक है भाई, चलो। Endometrium secretes nutrient for implantation 11 to 18 days and rise in progesterone level 1 to 5 days। कह रहा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो 1 से 15 दिन पे, यानी आपको पेयर सर्च करना था। तो हमें रिलीज ऑफ एग ऑफ 5 डे नहीं सही लगा, हमें एंडोमेट्रियम सेक्रेट न्यूट्रिएंट से, तो कभी होता नहीं कि एंडोमेट्रियम सेक्रेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स 11 से 18 दिन के लिए, वहां तो प्लेसेंटा होता है। कह रहा राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल 1 से 15 दिन तक राइज रहेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होना है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल तब राइज होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए एक ही आंसर हमें मिलता है, और मिलता है एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स 5 to 10 डेज। जब ब्लीडिंग हो जाती है, यानी 4 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, ब्लीडिंग फेज चलता है, उसके बाद 5 से 10 दिन में हमारी एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट हो जाती है और यही प्रोलिफरेटिव स्टेज में जाता है। तो यही पेयर हमें सही लगा और हमने इसको आंसर अपना दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज, तो दिमाग लगा ले जाइए, अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है कार्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा नहीं, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा नहीं तो सिंपल सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहेगी, एंडोमेट्रियम टूट के गिरने लगेगी। चलिए समझते हैं। इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, कौन सा अनलाइकली होगा? तो पहला कहता है कार्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, ओके। Progesterone secretion rapidly declines, okay. Estrogen secretion increases, primary follicle starts developing। लेकिन वो कह रहा है कौन सी चीज फर्टिलाइज होने के बाद तुरंत नहीं होगी, तो वो हमारा है कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
बहुत ही जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन को लगाना है क्योंकि इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू खत्म हो जाए, कोशिश यही। एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस, उसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। आ जाइए इस पे। क्वेश्चन 6, अ ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किस एज पे होगा? तो सिंपल सी बात है यार, 40 ईयर पे तो चालू ही हो रहा, 70 में तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 25 तो अभी तो यंग लेडी है, कहाँ से मेनोपॉज करा दोगे? मेनोपॉज हो जाएगा तो बेबी नहीं होगा उसके, तो एक ही ऑप्शन बचता है वो है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स पे उसका मेनोपॉज हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी तो ओवम का बनना भी रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिएक्शन ऑफ ग्रैन्यूल्स कंटेंट व्हिच हार्डन द जोना पेलुसिडा एंड इंश्योर श्योर ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्या है पॉलीस्पर्मी? तो पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि ढेर सारे स्पर्म का ओवम में पहुंच जाना। लेकिन आप जानते हैं, आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज करता है नॉर्मल कंडीशन पे। तो जब स्पर्म जाता है तो क्या होता है, वही कह रहा है कि क्या उनसा रिएक्शन होती है। तो देखिए, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, एक्रोसिन रिएक्शन, बिंडिंग रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन तो फालतू की लिख दी गई है आपके लिए। एक्रोसिन रिएक्शन, बिंडिंग रिएक्शन, कोई मतलब नहीं, दो पे आपको अटकना है। एक्रोसोमल रिएक्शन कब होता है? जब हमारा स्पर्म का एक्रोसोम रिलीज करता है हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम, और हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम के निकलने के बाद हमारी जो ओवम होती है वो ओवम इम्परमीबल हो जाती है, यानी ओवम की जो लेयर है कॉर्टिकल वो इम्परमीबल हो जाती है। तो हम इस हेडिंग को नाम रखेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन में, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। ओके, तो हमारा हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है which part of the sperms plays an important role in penetrating the egg membrane। कह रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी बताया मैंने आपको कि जैसे ही स्पर्म का एक्रोसोम एंजाइम रिलीज करता है, वैसे ही हमारी ओवम की जो मेम्ब्रेन है, जो कोरोना रेडियाटा, जोना पेलिसुडा, वो क्या होती है? पेनिट्रेट होने लगती है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक्रोसोम रिलीज कर रहा है तो एक्रोसोम को ही आंसर मानो, आंसर डी। यही सबसे ज्यादा, बाकी तो लोग टेल उसको दिशा दिखा रही है, लेकिन मेन जो काम है वो हेड के अंदर एक्रोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन oocyte सेकेंडरी मैच्योरेशन अकर्स। oocyte यानी ओवम को बनाने वाली सेल, ओवम को बनाने वाली फॉलिकल या सेल oocyte है। तो कह रहा है इस oocyte में सेकेंडरी मैच्योरेशन कब होता है? तो यार सेकेंडरी मैच्योरेशन उसका फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये है क्या चीज? थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो देखिए, सेकेंडरी मैच्योरेशन का मतलब है एक बार तो इम्ब्रियोन डेवलपमेंट के समय वो मैच्योर हो गए, जितने फॉलिकल्स बन गए, लेकिन आपको पता है एक तरीके से वहां पर मेटाफेज के पहले अरेस्ट हो जाता है हमारा, पूरी तरीके से क्रोमोसोम्स नहीं जा पाते, अलग नहीं हो पाते, अरेस्ट आता है। तो ये तब होता है जब हमारा स्पर्म फर्टिलाइज करने वाला होता है, और स्पर्म जब फर्टिलाइज करने वाला होता है तो वो जगह फैलोपियन ट्यूब होती है, इसीलिए आंसर क्या हमारा फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, Beside activating the egg, mother role of a sperm is to carry to egg। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा ऊपर कर लेते समझने में आसानी। कह रहे हैं beside activating the egg, another role of a sperm into is to carry to egg। कह रहा है एक तो एक्टिवेटिंग, एग को एक्टिवेट किया, डिवीजन स्टार्ट हो गया, इसके अलावा क्या हमारा एग जो स्पर्म क्या रोल प्ले करता है? तो देखिए सबसे पहले कह रहा है आरएनए लेके जाने में, माइटोकॉन्ड्रिया लेके जाने में, डीएनए लेके जाने में। तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं।
दूसरा है आपका डी राइबोसोम। यार ये बताइए कि अगर एक स्पर्म ओवम में जा रहा है, ओवम को एक्टिवेट कर रहा है, कर दिया। अब ओवम को तो एक्टिवेट कर दिया इसने, ओवम को एक्टिवेट करने के बाद क्या ये अपना डीएनए नहीं डाल रहा है, उसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है? तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? डीएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज। कह रहा है कि स्पर्म का प्रिपेयर होना बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, ओवम में एंट्री करने के पहले उसका प्रिपेयर होना क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा स्पर्मिएशन। तो प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज, आंसर आपका है स्पर्मिएशन। बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेंज होती है, इसका मैच्योर होता है, तो वो आंसर हमारा डालता है स्पर्मिएशन। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कैपासिएशन करते हैं, तो कैपासिएशन में तैयार तो होता है, लेकिन स्पर्मिएशन में और ये रेडी होता है फॉर पेनिट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। अब देखिए, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस फ्रॉम द रिलीज ऑफ द स्पर्म। यहां पर बेटा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर सही कर लीजिए, मैं तो सही करा देता हूं। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज, ओवम को पेनिट्रेट करने के पहले जो स्पर्म की प्रिपरेशन होती है बेटा, उस प्रोसेस को स्पर्म कैपासिएशन कहते हैं। तो आंसर आप स्पर्मिएशन काट करके कैपासिएशन कर दीजिए। ये आंसर रॉन्ग था, तो यहाँ पर आपने लिखना है कैपासिएशन, कि कैपासिएशन के थ्रू हमारा स्पर्म क्या होता है? मैच्योर होता है, और मैच्योर होकर के हमारे ओवम को पेनिट्रेट करता है। क्योंकि स्पर्मिएशन दूसरा नाम होता है स्पर्मिएशन का। देखिए आंसर क्वेश्चन ये आ रहा है, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो वहां पर कैपासिएशन वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और इसको मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर उस पर मत जाइएगा, आंसर आपका कैपासिएशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल is generally present in the ovary of a healthy human female around। mature ग्राफियन फॉलिकल कितने दिन तक ओवरी में प्रेजेंट है? चलो देखते हैं। 5 to 8 days of menstrual cycle, 11 to 17 days of menstrual cycle, 18 to 23 days of menstrual cycle, 24 to 28 days of menstrual cycle। बहुत समझने वाली क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कितने दिन तक रहेगी? तो आपको याद रखिए 13 से 14 दिन तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सबसे कम दिन में जाए तो 5 से 8 के ऊपर 11 से 17 दिन का आंसर आएगा, क्योंकि 14वें दिन तो रिलीज ही होनी है। तो ग्राफियन फॉलिकल 11 to 17 डेज तक ओवरी में, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू द। अब देखिए एक्रोसोमल रिएक्शन यानी हाई यूरिनेटेज एंजाइम निकालेगा ओवम की लेयर को, ये डिसॉल्व करेगा। तो इट्स कांटेक्ट विद जोना पेरिसुडा ऑफ द ओवम। ओके, इट रिएक्शन विद द यूटेरिन एनवायरनमेंट। इसी नंबर के ऑप्शन आप पढ़िए और डी देखिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा था एक लेयर ओवम को कवर करती है जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, और उसको कवर करता है जोना पेलुसिडा। सिंपल सी बात है यार, अगर स्पर्म जाएगा तो सबसे पहली लेयर पे जाएगा, और सबसे पहली आउटर मोस्ट जो लेयर उसको मिल रही है वो उसको मिल रही है जोना पेलुसिडा। इसलिए आपका आंसर बनता है इट्स कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन की आपको कितनी वैरायटीज मिल रही है। यही वैरायटीज जब आप अभी कवर कर लेंगे तो एग्जाम में आपसे कोई एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन नहीं आना जो आप कवर नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following is not a male accessory gland? कौन सा इसमें मेल accessory gland नहीं है? सेमिनल वेसिकल ये मेल accessory gland है जिससे
क्या निकलता है, मिल्की फ्लूइड रिलीज होता है, जिसे सीमेन कहेंगे। मिल्की फ्लूइड रिलीज हो रहा था इससे, इसलिए तो है एम्पुला। प्रोस्टेट भी देखो है, तो अभी चौथा ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं, लेकिन आंसर जो जाएगा वो एम्पुला के पास जाएगा। चलिए देखिए, तुम्हारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी मेल में पाई जाती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी जो आंसर निकल के आया वो आंसर हमारा आया एम्पुला। एम्पुला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, which among the following had 23 क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम है, नॉट 23 पेयर क्रोमोसोम, तो ये तो बचपने वाली चीज है। सेकेंडरी, अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी न्यूली सेल्स है, यहाँ 23 पेयर होंगे, क्योंकि अभी इससे डिवीजन के बाद हमारे स्पर्म बनेंगे, इसलिए यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जाइगोट अच्छे से आप जानते हैं 23 पेयर यहाँ पर भी होता है। ओवोनिया, ये मदर सेल है, मदर सेल में हमेशा 23 पेयर होंगे, तो किसमें नहीं होगा, तो सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का मतलब आपका ओवम से लिया जा रहा है, और ओवम में ओनली 23 क्रोमोसोम। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है बोर्ड आपसे, तो यहाँ पर याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल है, मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर हमेशा 23 पेयर होंगे, तो हमें जो मिली डॉटर सेल वो ओवम ही मिली। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following hormones is not secreted by human placenta? ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? ह्यूमन प्लेसेंटा है क्या, जब कोई बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से फीटस बनता है तो वो प्लेसेंटा बनाता है मदर के एंडोमेट्रियम लेयर में, और उसी प्लेसेंटा से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन वो प्लेसेंटा हार्मोन बनाने का भी काम करता है। देखिए कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये भाई पाया जाता है, HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, एंड सम केसेस में प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है, तो बचता क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अरे मेरे भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण 14वें दिन ओवम रिलीज होती है ग्रेफियन फॉलिकल से, जिससे एलेक्स सर्ज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इरेज कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंचे और क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। द वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। वास्ट डिफरेंस मैंने फंडा बताया था आपको, सेवन SEVEN, सेवन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, ejaculatory duct, urethra and penis। आप समझिए क्या कह रहा है। The vast difference receives from the seminal vesicle and opens into urethra as epididymis, ejaculatory duct, ureter। तो यार vast difference खुलता है ejaculatory duct में, और ejaculatory duct वाला आंसर आ गया। तो मेरे फंडे के हिसाब से चलेंगे तो आपको आंसर वहां मिल जाएगा कि इजैकुलेट सेलुलर वेसिकल से निकला हुआ पार्ट इजैकुलेटरी डक्ट को हमारा आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यूरेथ्रल मीटस रिफर टू द, मीटस का मतलब एक तरीके की ओपनिंग है, मीटस का मतलब ओपनिंग, तो यूरेथ्रल मीटस रिफर टू द यूरिनोजेनिटल डक्ट ओपनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड मसल्स। तो मसल्स तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो मीटस है, मीटस क्या है, मीटस एक तरीके का आपका ओपनिंग है, तो यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस है तो यूरेथ्रा के पास पाई जाने वाली ओपनिंग है, यानी हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो जो हमारे पेनिस के थ्रू, जो यूरेटर के थ्रू जो स्पर्म निकलेगा या हमारा यूरिन निकलेगा, वो यूरिन जिस मीटस से निकलेगा वो मीटस होगा हमारा यूरेथ्रल मीटस। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मॉरुला इज द डेवलपमेंट स्टेज, कह रहा मॉरुला कौन से स्टेज को शो करता है, तो आपने देखा होगा जब हमारा जाइगोट फर्टिलाइज होता है तो ये 2 to 4 सेल्स बनाएगा, 2 to 4 and 8 सेल्स। ये जो स्टेज होती है इसकी, इस स्टेज को हम बोलेंगे क्या, मॉरुला। ब्लास्टुला बना, देन मॉरुला बना, ऐसे हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब कह रहा है कि ये कौन सी मॉरुला किस स्टेज के बीच की बात है, तो कहता है मॉरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज
between the zygote and blastocyst, between the blastocyst and gastrula, after the implantation, ये तो है ही नहीं है, आपको हल्के की हेल्प कर रहा हूँ, after the implantation नहीं, between the zygote and blastocyst नहीं। तो अब देखिए आपका आंसर, थोड़ा सा फिर से वेट करिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, आपको क्लियर विजन मिले। ओके बिटवीन द इम्प्लांटेशन एंड पार्टुरेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है यार? इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ जैसे ही फर्टिलाइज जाइगोट बना, जाइगोट मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में अटैच हुआ, ये तो इम्प्लांटेशन हो गया। और द डिलीवर ऑफ बेबी आफ्टर मैच्योरेशन, ये आपका पार्टुरेशन हो गया। तो इसके बीच तो बहुत सारी घटनाएं घटती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बात हमारी घूम फिर के आती है कि बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की जो घटना घटती है वो हमारा होता है मारुला स्टेज। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज, अभी क्वेश्चन में पढ़ के आया कि ओवम के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है वो कोरोना रेडियाटा होती है और इसके सराउंडिंग होती है जोना पेलिसुडा। याद रखिएगा, दो क्वेश्चंस में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चलिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफाई द ऑड वन, लैबिया माइनोरा, फिम्ब्री, इन्फेंडिबुलम, इस्तेमा। सिंपल सी बात है यार, फिम्ब्री हो या इन्फेंडिबुलम हो या इस्तेमा, ऑल द पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये सारे पार्ट फैलोपियन ट्यूब के होते हैं। तो बचा क्या? लैबिया माइनोरा, वैजाइना की आउटर कवरिंग होती है लैबिया माइनोरा। क्वेश्चन नंबर 23, टेंपरेचर ऑफ द स्क्रोटम। हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्रोटम कितना टेंपरेचर देता है टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए? तो भाई 2 to 3 डिग्री। तो आंसर सीधे चला रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कराता है बॉडी से कम, जिसमें स्पर्म अच्छे बनते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 पे हम एंड करेंगे अपने आज की बात को। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहानी खत्म करते हैं। Which of the following is the correct about the mammalian testis? mammalian testis के बारे में क्या कह रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल। कभी mammalian testis में ग्राफियन फॉलिकल नाम की चीज होती नहीं, तो ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। सर्टोली सेल्स मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगा, लीडिक सेल्स मिलेगा। यही आंसर सही है। ग्राफियन फॉलिकल तो फीमेल पार्ट है, इसलिए हमारा आंसर निकल के आता है सी, यानी सेल्स ऑफ सर्टोली, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लीडिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करें तो द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अरे कौन सी न्यूट्रिटिव सेल्स होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती हैं? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद है, सेल्स ऑफ सर्टोली, जो हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। 25 का आंसर आपके पास है हाजिर, और आंसर आपको मिलता है सेल्स ऑफ सर्टोली। तो आज हमने क्वेश्चन पे जो चर्चा करी है वो 1 to 25 क्वेश्चन तक आज हम पहुंचे हैं। ऐसे ही करके हम धीरे धीरे कई क्वेश्चंस लगाएंगे अपने इस प्रैक्टिस पेपर में, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पेपर। और मैं बार बार ये कहता हूं, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली पेपर को सॉल्व करने के लिए बने रहेंगे तो आपका बहुत फायदा होना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। हमने लेक्चर तो अच्छे से लिए, अच्छे से समझे, अब बारी है उनकी प्रैक्टिस की, अब बारी है मॉडल पेपर की। तो हमारे ऐसे ही मॉडल पेपर को पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और सिंपल सी बात है कि लाइक भी करें उसको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक नए आइडिया के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।